जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग फिर से एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो 17 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है। चलिए तो शुरू करते हैं और आज के भी सारे सवाल इंपॉर्टेंट में से एक रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा कैसा सवाल आज का है। आज हमारा सबसे पहला सवाल है, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। मतलब ये है, अगर किसी वस्तु को 170 में बेच देना तो इसको 15% की हानि हो रही है। अब उसी वस्तु को अगर 206.4 में बेचते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट की लाभ या हानि होगी। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है ना, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखिए 170 में क्या कर रहा है, ये बेच रहा है। 170 में ये बेच रहा है। जब बेच रहा है तो हम यहाँ इसके बाद विक्रय मूल्य का प्रतिशत रखेंगे। विक्रय मूल्य का प्रतिशत कहाँ से आता है, तो लाभ या हानि से आता है। 170 में बेचा तो 15% की हानि हो रही है। जब हानि होती है तो 100 में माइनस करके रखते हैं और लाभ होता है तो 100 में जोड़ कर रखते हैं। तो 170 में बेचा तो इसे 15% की हानि हुई, तो 170 विक्रय मूल्य है, इसका परसेंट क्या हो जाएगा, 15% की हानि 100 में माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 85%। 85%। अब ये कह रहा है इसको 206.4 में बेचना है। तो भाई ये 206.4 में बेच रहा है ना, बेच रहा है तो फिर तो प्रतिशत आएगा, विक्रय मूल्य का है, और हमें यहाँ दे ही नहीं रखा है लाभ है या हानि है, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं इसका वैल्यू जो भी निकालेंगे, इस वॉट का वैल्यू अगर 100 में जोड़ कर आएगा तो लाभ होगा, समझेंगे लाभ हो रहा है। अगर 100 में माइनस होके आएगा मतलब 100 से कम आएगा तो हम ये समझेंगे कि उसमें हानि हो रहा होगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका वॉट का वैल्यू क्या आता है। तो इसमें क्या करना है कि कोना कोना ध्यान रखना है कि कैंसिल नहीं करना है, कोना कोना गुना करना है। इसका दशमलव हटाएंगे तो ये जो नीचे 10 आने वाला है ना, ये नीचे नीचे 10 आने वाला है, इस 10 को हम लोग भेज देते हैं ऊपर, ऊपर भेज देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब ये दशमलव खत्म हो गया। अब इसको कैंसिल करते हैं। 17 से ये कट गया 10 बार में, 17 से ये 85 बार में, 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से इसको काट लेते हैं 1 0 3 2। अब इस 10 से, इस वाले 10 से ये तो कट रहा है लेकिन काटेंगे नहीं। अब वॉट के साथ क्या कोना कोना आ रहा है, 10, जो वॉट के साथ होता है वो जाता है नीचे। और इसके अलावा ये 1032 और इधर तरफ तो कुछ नहीं, एक है तो 1032 चला जाएगा ऊपर। नीचे 10 है ना, 1 0 है तो एक अंक के बाद लगा देते पॉइंट, हम कहेंगे 103.2% यहाँ आया। तो 100 से ज़्यादा आया ना, 100 से ज़्यादा आने का मतलब ये है कि इसको लाभ हुआ है। 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 3.2 ज़्यादा है, तो 3.2% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपये है, तो वह राशि कितनी है। क्या है ना कि तो इसमें 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। तो जब भी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे, D2 समझ लेते हैं, डिफरेंस 2 साल के CSI का अंतर, तो यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, P इंटू पी का मतलब है मूलधन, R%, R का मतलब हो गया दर, का मतलब हो गया गुना का R%। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आसानी से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 2 साल के CISI का अंतर दे दिया, इसका मतलब D2 दे दिया, D2 की जगह हम लोग रख लेते हैं 144 बराबर, मूलधन मेरे पास है नहीं, मूलधन ही हमसे पूछ रहा है, दर कितना है तो 8% है, तो 8% का मतलब 8/100 और फिर का मतलब गुना हो गया, फिर 8% का मतलब 8/100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 18 बार में, 18 से 8 बार में, फिर 4 से 8 2 बार में, 4 से इसको 25 बार में, फिर 2 से काट लेते हैं 18 को 9 बार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं, तो 9 गुना 25 गुना 100, 25 नंबर 225 हो गया, और इस पे डबल जीरो 22,500 रुपये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 8,640 रुपये और 3 वर्ष में 9,720 रुपये हो जाती है, धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। क्या हुआ है ना कि 2 साल का मिश्रधन दे रखा है 8,640, फिर 3 साल का मिश्रधन 9,720 दे रखा है, तो हमसे मूलधन और हमसे दर पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या है ना, हमसे 3 साल का, हमें 3 साल का मिश्रधन कितना दिया है, तो 3 साल का मिश्रधन दिया है 9,720, फिर
2 साल का मिश्रधन कितना दे रखा है, तो 2 साल का मिश्रधन दे रखा है 8,640। इस दोनों को माइनस कर लेते हैं, दोनों मिश्रधन है ना, इतना हो जाता है, हो जाने का मतलब क्या है, पूरा ओवरऑल मिश्रधन दिया है। इस दोनों को माइनस करते हैं। अब ध्यान ये रखना है, जब भी दो मिश्रधन को माइनस करते हैं तो वो ब्याज देता है। जब भी दो मिश्रधन को माइनस करेंगे तो ब्याज देगा। 3 साल में से 2 साल निकल गया, क्या मिला, 1 साल। बराबर में इसको माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1,080। तो 1,080 क्या कहेंगे कि ये ब्याज है, 1 साल का ब्याज है 1,080। अब या तो इसे 2 साल में कन्वर्ट करते हैं या तो 3 साल में कन्वर्ट करते हैं, 2 ही साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 साल में अगर 1,080 ब्याज है तो 2 साल के लिए क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 2 साल का ब्याज कितना आएगा, 0 8 दूना 16 और 6 2160 रुपये आ जाएगा 2 साल का ब्याज। अब हम लोग निकाल लेते हैं मूलधन। मूलधन कैसे निकाल लेंगे, तो 2 साल का मिश्रधन मेरे पास अमाउंट दे रखा है और 2 साल का ब्याज हमें मिल गया। तो मिश्रधन में से अगर ब्याज को माइनस कर लें तो क्या मिल जाता है, मूलधन मिल जाता है। तो 8,640 और 2160 को माइनस कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 6480 रुपये मूलधन निकल कर आ गया, जो कि 2 ऑप्शन में है, यहाँ भी है और डी में भी है। तो अब ब्याज निकालते ब्याज के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर देते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय ब्याज। अब या तो हम 2 साल का ब्याज यूज कर सकते हैं या तो 1 साल का भी ब्याज यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 साल का भी ब्याज यूज करें तो 1 साल का ब्याज है 1,080, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन अभी तुरंत हम लोग निकाले 6480 और गुना 1 साल का ब्याज अगर यहाँ पर रखें तो 1 ही साल यहाँ रखना पड़ेगा, समय के जगह पर। हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा कितने बार में, तो ये कट जाएगा 6 बार में, 6 बार में, और इसको काटे 2 से 50 बार में और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। तो 50/3, 50/3 का मतलब क्या होता है, 16.2/3%। तो मूलधन 6,480 और दर 16.2/3%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपये में बेचता है। यदि उसने यह छूट ना दी होती तो इस पर 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सिंपल सी बातें हैं कि 12.5% का छूट मिला है। छूट हम जानते हैं हमेशा किस मूल्य पर मिलता है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य जितना भी होगा, अंकित मूल्य कितना है पता नहीं, लेकिन अंकित मूल्य जितना भी होगा उस पर 12.5% का छूट, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब है इसका प्रतिशत के बदले हम लोग नीचे 100 दे देते हैं। जैसे ये 12.5% है, प्रतिशत के बदले नीचे 100 देंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो 100 आएगा, 10 आएगा, 25 25 और 25 चौके, फिर ये कर सीधे 25, और इसको अगर काटे, सॉरी एक बार फ्रेश से काट लेते हैं, तो 12.5 ऐसे 1/8 आएगा, 12.5% है, प्रतिशत के बदले नीचे दे दिए 100, इसका दशमलव हटाए तो नीचे आ गया 10, 25 25 125, 25 चौके हो गया 100, और ये 5 से कट गया 2 बार में, 1/8 मतलब 1/8 का छूट मिला है। कोई अगर फ्रैक्शन निकाल लिया ना तो 1/8 का छूट मिला है तो बेचा कितने में होगा, 1 में से 1/8 को माइनस कर लेते हैं तो 7/8 में ये बेचा होगा। अंकित मूल्य कितना है पता नहीं, और जितना भी अंकित मूल्य है उसके 7/8 में ये बेच लिया, और सवाल में दे रखा है कितने में बेच रहा है, तो 805 में बेच रहा है, तो बराबर में 805 रख लेते हैं। अब इसको काट लेते हैं, यहाँ से 7 से 805 काट लेते हैं, कितने बार में कट जाएगा, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 115 बार में कोना कोना गुना करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 8 5 40 का 0 बाकी 4, 8 4 12 का 2 बाकी 1, 8 1 9, 920 इसका अंकित मूल्य है। अब ये कह रहा है कि ये छूट ना दिया होता, मतलब ये 920 में ही इसको बेच लिया, 920 में ही बेच लिया, तो इसको 15% का लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य बताना। अब हम जानते हैं लाभ यहाँ नहीं किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है पता नहीं,
और इस पर 15% लाभ लिया। लाभ लेने का मतलब ज़्यादा में बेच लिया तो 100 में जोड़ देते हैं 115% के बदले नीचे 100 और बराबर में बेच कितने में लिया तो 920 में। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 23 से कट जाएगा 5 बार में और 23 चौके 92 40 बार में। 5 से कट जाएगा 40 8 बार में। कोना कोना गुना कर लेते हैं 100 गुना 8 क्या हो जाएगा 800। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई और बी के आय का अनुपात दिया 4:5 और उनके व्यय का अनुपात दिया 2:3 और कह रहा है ए 7200 बचत करता है और बी 6000 बचत करता है तो एक ही आय बताना है। सिंपल सी बातें हैं। ए और बी के आय का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय खर्च का अनुपात 2:3 है और साथ ही साथ ये बोला बचत ये कितना कर रहा है, एक बचत कर रहा है 7200, दूसरा बचत कर रहा है 6000। अब यहाँ से हम लोग मेथड में क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ कर देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं ना, ये 4 तिया 12, 5 दूना 10, 12 में से 10 गया क्या मिला 2 बराबर 6 गुना 2 12,000 और यहाँ पे 72 गुना 3 कर लेते हैं तो 3 दूना 6 और 7 21 2 21,600 में और 6 गुना 2 12,000 हम लोग कर लेते हैं माइनस। तो क्या मिल जाएगा 0 0 6 2 बराबर 9600 के, 2 बराबर 9600 तो ये कट जाएगा 1 बराबर किसके, 1 बराबर 4800 के। हमसे पूछा ए का आय और ए का आय है 4, इसलिए 4800 गुना 4 कर लेते हैं 0 0 8 चौके 32 का 2 बाकी 3 4 चौके 16 और 3 19, 19,200 रुपये इसका आय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। अब एक बात समझना है, अगर सीमा रीमा से 8 वर्ष छोटी है तो ये अभी भी 8 वर्ष छोटी रहेगी और अगर 10 साल पहले भी बोले तो 8 वर्ष छोटी रहेगी, 10 साल बाद भी 8 वर्ष छोटी, मतलब पूरे जीवन भर ये सीमा रीमा से 8 वर्ष छोटी रहेगी। इसका मतलब है दोनों के बीच के आयु का अंतर कितना है तो 8 वर्ष है। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 है। अब ये जो 1:2 दिया है ये कब का दिया है तो 4 साल पहले का है। तो हम यहाँ से आयु का अंतर देखते हैं 1 का और हमारे सवाल से आयु का अंतर है 8 का, तो 1 बराबर 8 के। हमसे पूछा है सीमा की आयु, सीमा ये पहले वाला है ना 1 बराबर ही है, 1 बराबर 8 के। लेकिन ये जो 1 बराबर 8 लाए ये कब का है, ये है 4 साल पहले का, तो ये वर्तमान में इसको लाते हैं तो वर्तमान में हो गई ये 12 साल का। हमसे पूछा गया 6 साल बाद का, तो अभी ये 12 साल की है तो 6 साल बाद कितने साल की हो जाएगी 18 साल की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्या m और n का योग 84 है जिसमें m बड़ा है n से, तो सीधी सी बात है ये m प्लस n हमें दे रखा है 84 और इन दोनों का अंतर 6 है तो m माइनस n दे रखा है 6। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। m n से n खत्म हो गया, m प्लस m 2m बराबर 84, सॉरी 84 नहीं 90, 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, 2m बराबर 90 तो m बराबर क्या हो जाएगा 45। तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, एक संख्या तो 45 मिल गया, दोनों मिलाकर है 84 जिसमें से एक है 45, दोनों को माइनस कर लेते हैं तो दूसरा संख्या क्या होगा 39। इसी दोनों का अनुपात पूछा है तो 45 अनुपात 39 कर लेते हैं। 15 से नहीं 3 से 15 बार में और 3 से 13 बार में, 15 अनुपात 13 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 20% बढ़ जाती है, मतलब ये है अभी इसकी चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20% बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब 100 में जोड़ कर रखते हैं 120% हो जाता है, तो ये 0 0 नहीं भी रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट गया, क्या हो गया 132, 11 गुना 12। अभी फिलहाल ट्रेन की चाल है 132 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देता है, इसलिए वह उस समय की ट्रेन की चाल को 40% कम करता है। अभी ये 132 से चल रहा था, अब ये 40% कम कर दिया। 132 से चल रहा था, 40% कम का मतलब अब ये 60% पे आ गया। 100 में कम होगा तो 100 में माइनस करेंगे, ज़्यादा होगा तो 100 में जोड़ेंगे। अब ये 60% से चलने लगा, या तो 60/100 लिखेंगे या फिर 60/10 लिखेंगे। तो अब ये कटेगा तो पूरा पूरा नहीं, 6 गुना 12 का 2 बाकी 1, 6 गुना 3 18 19 का 9 बाकी 1, 6 और 1 7 और नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव। अब इसका चाल क्या हो गया 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है ट्रेन की अंतिम चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अंतिम चाल क्या है 79.2, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बिल्कुल आसान सा ही सवाल है। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट का काम करते हैं। तो पहले का काम हो जाएगा 7 गुना 3 21, और 21 और 6 हो जाएगा 27, और 27 में से 5 माइनस कर लेंगे, क्या मिल गया 22। तो यहाँ मिल गया 22, यहाँ मिल गया 22, और यहाँ सबसे पहले का काम करना पड़ेगा। तो 11 दूना 2 कर लेंगे तो 22, 22 में से 22 से भाग लगाएंगे, क्या मिल जाएगा एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समूह में 56 छात्रों का औसत 55 केजी है। ऐसा सवाल हम लोग पीछे वाले सेट में भी कर रखे हैं। तो एक 56 छात्रों का औसत वजन 55 केजी है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल 56 छात्र हैं और इन सब का औसत वजन है 55। 56 छात्र, इधर तरफ संख्या लिखे, ये भी ध्यान रखना होगा। अब कह रहा है 60 केजी औसत वजन वाले 12 छात्र निकल गए, मतलब 12 छात्र निकल गया जिसका औसत वजन है 60। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, पहले था औसत वजन 55, ये 60 वाला निकल गया, मतलब 5 कम हुआ, एक आदमी पे 5 कम हुआ, टोटल 12 लड़का निकल रहा है, तो इसका मतलब है टोटल 12 कम हुआ होगा। सिंपल सी बात है। अब आगे कह रहा है 52.5 केजी वाले 6 शामिल हो गए, मतलब 6 आया है, यहाँ लिख देते हैं 6 आया, ये माइनस समझेंगे 6 गया है, 6 आया है और इसका औसत वजन क्या है, तो 52.5 है। देखिए पहले औसत था 55, अभी आया भी ये तो भाई फिर से तो 2.5 कम वाला ही आया है, एक पे 2.5 कम, तो 6 पे कितना कम हो जाएगा, तो 6 पे 15 कम होगा। पहले 60 कम हुआ, फिर और 15 कम हो गया, टोटल कितना कम हो गया, तो टोटल 75 ओवरऑल कम हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, समूह में शेष बचे छात्रों के औसत वजन में हुई कमी, मतलब सिर्फ कमी हमसे पूछ रहा है, कि पूरा नहीं पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा, हमसे पूछा औसत में कितने की कमी होगी। हम ये कहेंगे टोटल तो हमें पता चल गया ओवरऑल 75 की कमी हो गई, और ये 75 कितनों में बट जाएगा, माइनस सिर्फ समझना है कि कमी हुई है। तो अभी देख लेते वर्तमान में कितना है, 56 था, 12 गया और 6 आया, इसका मतलब 6 तो कम ही हुआ ना, 56 में और 6 कम हो गया, इसका मतलब अभी ये 50 है, तो ये 50 में बट जाएगा, यही औसत में कमी होगी। तो 5 से कट जाएगा 15 बार में, 5 से कट जाएगा 10 बार में, 15/10 का मतलब क्या है, औसत में 1.5 की कमी होगी। अगर हमसे पूछता नया औसत, तो ये जो हमारा ये वाला औसत था ना ओरिजिनल 55 में हम लोग 1.5 माइनस कर देते तो हमारा नया औसत निकल कर आता। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि एक संख्या में 25% कमी की जाती है और फिर 25% वृद्धि की जाती है, तो उसमें कमी या वृद्धि पूछा है। तो सिंपल सी बात है, इसको इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला होता है A+B प्लस AB/100 पर हम लोग काम कर दे, प्लस में आया तो वृद्धि और माइनस में आया तो इसका कमी हो जाएगा। और A और B में क्या करेंगे, वृद्धि हो रहा होगा तो प्लस में रखेंगे और कमी हो रहा होगा तो माइनस में रखेंगे। सबसे पहले 25% की कमी हुई तो -25, फिर 25% की वृद्धि हुई है तो +25, एक जगह माइनस एक जगह प्लस तो आ जाएगा, अगला फिर माइनस आएगा, फिर 25 गुना 25 बटे में आ जाएगा 100, तो एक 25 प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो गया, 25 गुना 25 625 होता है, और नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद लगा दिए पॉइंट, और ये वाला माइनस तो रहेगा ही, माइनस कमी दिखा रहा है तो 6.25% की कमी, तो इसको अगर पूर्णांक में रखे तो 6.1/4% की कमी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अब कैसा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी ने क्यू को एक लैंप 20% लाभ पर बेचा, बाद में क्यू ने उसी लैंप को 30% लाभ पर पी को बेच दिया, जिससे उसे 108 रुपये का लाभ मिला। तो पी मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान किया। सिंपल सी बात है, पहले हम पी के लिए बात कर रहे हैं। मानते हैं पी कोई सामान को 100 में खरीदा होगा, पी कोई सामान 100 में खरीदा होगा, क्या हुआ, वो 20% लाभ पर बेच दिया, तो पी उसको 20% लाभ का मतलब 120 में ये बेच दिया। अब इसको खरीदा कौन, तो इसको क्यू खरीदा। क्यू खरीदा तो क्यू खरीदा कितने में, जब पी 120 में बेचा है तो क्यू इसको खरीदा होगा 120 में। अब क्यू क्या कर लिया, ये क्यू इसको 30% लाभ पर बेच दिया, मतलब 120 में खरीदा था और 30% लाभ का मतलब है 130% में बेच दिया। 130% में 0 पहले ही हटा लिया, तो ये 12 गुना 13 करते 156 में ये क्या कर दिया, बेच दिया। क्यू खरीदा था 120 में और बेच दिया 156 में, तो इसको कितने का लाभ हो रहा है, तो
तो इसको लाभ हो रहा है कितने का, तो 36 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से 36 का लाभ हो रहा है, सवाल कह रहा है कि भैया 108 का लाभ हो रहा है। तो 36 बराबर 108 के, तो 1 बराबर 3 के, 1 बराबर 3 के। तो हमसे क्या पूछा, पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान किया, मूल रूप से कितना में खरीदा था, 100 में। 1 बराबर 3 के, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 गुना 3, 300 के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी और गीता एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सिंपल सा सवाल है कि सोनी और गीता मिलकर एक कार्य को 8 घंटे में पूरा करते हैं, सोनी अकेला इसे 12 घंटे में पूरा करती है। तो गीता अकेले कितने समय में, कितने घंटे में काम को पूरा करेगी। दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम हो गया 24, बारी बारी से भाग लगा देते हैं, 8 तिया 24 और 12 दूना 24। कहेंगे सोनी और गीता का मिलाकर क्षमता है 3, जिसमें से सोनी का अकेले है 2, तो गीता का कितना हो जाएगा, गीता का हो जाएगा 1। गीता का समय निकालना है, कुल कार्य जो होता है एलसीएम होता है, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल कार्य में क्षमता से भाग लगा देते हैं। कुल कार्य है 24 और गीता का समय निकालना है, तो गीता के क्षमता से भाग लगा देते हैं। 24 में 1 से भाग लगाएंगे 24 घंटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x 1420 और 1780 के बीच आने वाली संख्या है जिसे 10, 15, 24, 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो x के अंकों का योग क्या होगा। मतलब कह रहा है x कोई एक संख्या है जो इन दोनों संख्याओं के बीच का कोई भी एक संख्या है, अगर उसमें इन सारे संख्याओं से भाग लगाते हैं ना, तो हर कंडीशन में क्या होता है, 7 शेष मिलता है। तो जो भी संख्या उसके अंकों का योग बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले ये जो 10, 15, 24, 32 है ना, इन सब के जगह पे एक नंबर निकाल लेते हैं जिनसे भाग लग सके। तो इन सब का एलसीएम लेना होगा। तो 10, 15, 24, 32 का एलसीएम कैसे लेंगे, इन चारों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 32 ले लेते हैं। फिर 10, 32 का कहानी खत्म हो गया। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, तो 32 में 2 आ ही रहा है, 5 नहीं आया तो 5 ले लिए। फिर 15, 15 का मतलब है 5 गुना 3, यहाँ पर 5 आ ही चुका है और 3 अभी तक नहीं आया तो 3 ले लिए। फिर 24, 15 का काम खत्म। 24 का मतलब होता है 8 गुना 3, 8 तो 32 में आ ही रहा है, 3 यहाँ पर आ ही गया, तो हमारा एलसीएम होगा 32 गुना 5 गुना 3। तो वो 5 तिया 15 और 15 गुना 32 कर लेते हैं, 15 दूना 30 का 0 बाकी 3 और 15 तिया 45, 3 48, 480। अब वो नंबर है 480। अब एक काम करते हैं, 480 का एक मल्टीपल लेंगे, के रखते हैं, इसका कोई भी एक मान होगा। अब 7 शेष बचाना है ना, हमसे बोला है 7 से जितना शेष बचाना हो ये कर लेते हैं प्लस। अब ये संख्या ढूंढते, के का एक मान रखेंगे, 1 2 3 4 करके के का ऐसा मान रखना है कि 1420 और 1780 के बीच का ही रखें। तो के का मान अगर 3 रखते हैं, 4 तिया 12, अगर 4 रखेंगे 4 चौके 16, 1780 से ज़्यादा चला जाएगा, के जगह पे हम लोग रख लेते हैं 3। तो क्या मिल जाएगा, 0 8 तिया 24 का 4 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14 और 7 इसमें शेष जितना बचेगा तो जोड़ना भी होता है ना, 1447 पता चल गया, इस दोनों के बीच का ही है ना। चलिए तो संख्या पता चल गया 1447। अंकों का योग पूछा है 4 1 5 5 4 9 9 7 16। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मीटर 12 मीटर भुजा वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। जब ये संख्या वाला सवाल आए ना, तो बड़े आकार में से छोटे आकार को भाग देना होता है। तो बड़ा आकार क्या है, तो 15 मीटर 12 मीटर, तो 15 गुना आयताकार है ना, 15 गुना 12। नीचे कम से कम संख्या पूछा है ना, टाइल्स लगने वाले कम से कम संख्या। पहले तो टाइल्स का आकार देखेंगे, तो इन दोनों का एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ कितना है, 3। इसका मतलब 3 मीटर भुजा वाले टाइल्स की जरूरत है। तो भुजा का क्षेत्रफल 3 गुना 3 भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 3 गुना 3 कर लेते हैं, यही हमारा संख्या आएगा। 3 पचे 15, 3 चौके 12, टोटल 5 चौके 20 टाइल्स की जरूरत होगी। चलिए तो आज हमारा 15 सवाल का ये सेट रहा और ये 17 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट का सारा सवाल था। चलिए तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो आप ज़रूर हमें बताएं, हमें बिल्कुल अच्छा लगेगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।